अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने ब्लोरूम के हवाले से फ़ाइन क्लीनिंग जोन में फ्यूचलर की तरफ से क्लीनोमेट सीरीज़ के जो क्लीनर्स हैं, जिसमें CLC1, CLC3 या CLC4 हैं, उनकी वर्किंग को डिस्कस किया था। तो वो तो न्यू ब्लोरूम लाइंस की मशीन है। जो ओल्डर ब्लोरूम होते थे उसमें फ़ाइन क्लीनिंग जोन या इंटेंसिव क्लीनिंग जोन में जो मशीन होती थी, आखिरी मशीन, वो कचर होती थी, क्योंकि पुराने ब्लोरूम में जो ब्लू रूम की आउटपुट होती थी वो लैब की फॉर्म में स्कचर पे बनती थी। तो लैब चूँकि स्कचर पे बनती है, तो ये आखिरी मशीन ब्लू रूम लाइन के एंड पे होती थी, और इसके अंदर क्रिश्नर बीटर जो है वो फाइन क्लीनिंग जोन का जो बीटर है वो इसमें लगा होता है। तो इसकी वर्किंग को हम देखते हैं कि स्कचर क्या होता है और ये वर्क कैसे करता था। तो स्कचर का जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और ये मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कचर की वर्किंग से इसलिए भी फेमिलियर होंगे कि हमने अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में NTU की लैब में जो स्कचर मशीन मौजूद है उसके ऊपर तकरीबन 3-4 प्रैक्टिकल्स किए हैं। हमने उसके अंदर कैलेंडरिंग होती देखी है, ऑटो डॉकिंग का सिस्टम देखा है, लैब का अकाउंट चेंज करने वाला प्रैक्टिकल किया है, इसकी ब्लो रूम का स्केच बनाते हुए इसका जो स्केचर का क्रॉस सेक्शन है वो भी ड्रा किया था, लाइन डायग्राम ड्रा की थी। तो हम इसकी पार्ट से, इसकी वर्किंग से पहले ही फेमिलियर हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्केचर का क्रॉस सेक्शन है वो नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से मटेरियल जो है वो फीड हो रहा है, और ये मटेरियल यहाँ से पेयर ऑफ पैडल और फीड रोलर्स की मदद से क्रिश्नर बीटर जो यहाँ पे लगा हुआ नज़र आ रहा है इसको फीड किया जाता है। तो यहाँ से ये जो क्रिश्नर बीटर है जो इसमें स्कचर मशीन के अंदर होता है, जो कि फाइन क्लीनिंग जोन का एक बीटर है, जिसकी कि डिटेल हम ओपनिंग डिवाइसेस वाली जो वीडियो है उसमें देखा है। तो इसके बाद जो है मटेरियल ओपन होने के बाद, क्लीन होने के बाद, इसके नीचे ग्रिड्स होती हैं, मटेरियल ओपन होता है, क्लीन होता है, क्लीन होने के बाद आगे ये केज लगी होती है, इस केज के ऊपर आकर ट्रांसफर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो केज है इसके ऊपर एक शीट सी बनती जाती है, वो शीट यहाँ से आकर डॉफ कर ली जाती है, और फिर उसकी कैलेंडरिंग करने के बाद यहाँ से उसको वाइंड करके आगे डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो लैब में प्रैक्टिकल करते हुए जो हमने इसकी एक वीडियो बनाई थी, एक या दो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, वो हम अलहदा से प्रैक्टिकल वाली प्ले लिस्ट में मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ताकि वहाँ से भी आपको आइडिया हो कि ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि हमने इसका पियानो मोशन का मेकानिज़म और दूसरा जो कैलेंडरिंग और लैब डफिंग जो स्केचर पे ऊपर जैसे होती है वो प्रैक्टिकल किया था, तो उसकी वीडियोज़ मैं अलहदा से अपलोड कर दूँगा। तो मजमूई तौर पे अगर हम देखें कि स्केचर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, या स्केचर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, या कौन कौन से फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहला तो चूँकि ये फ़ाइन क्लीनिंग जोन की मशीन है, तो ये ओपन करता है कॉटन को, फाइन ओपनिंग और फाइन क्लीनिंग इसकी करता है। ओपनिंग ऑफ द कॉटन टू फाइन टॉप्स और इवन टू सिंगल फाइबर स्टेट विद द हेल्प ऑफ क्रिश्नर बीटर। ये बहुत ही छोटे छोटे जो फाइन टफ्ट्स होते हैं उस लेवल तक की ओपनिंग हो जाती है, और मे भी कुछ फाइबर यहाँ पे आके सिंगल स्टेट में भी आ जाते हैं। तो ये क्रिश्नर बीटर करता है। जो पिछले डायग्राम है यहाँ पे, ये जो क्रिश्नर बीटर है, ये हमारे लैब में जो क्रिश्नर बीटर है उसकी ये इमेज लगा हुआ है। तो इसकी एक और जो डायग्राम है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये सिंपल डायग्राम है, समझने में आसान है, और हमारे जो लैब में NTU में स्ट्रक्चर लगा हुआ है उस वो तकरीबन यही में उसकी डायग्राम है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे कि एक फीड लेटस होती है जो मशीन को आगे ओपनिंग रोलर को मटेरियल फीड करती है, तो यहाँ पे ये फीड लेटस लगी हुई है, इसके ऊपर ये दो प्रेसिंग रोलर्स हैं। इसकी मदद से ये जो फीडिंग मैकेनिज़्म है, जिसमें कि फीड रोलर और पैडल का कम्बिनेशन आ रहा है, इसके ज़रिए से फीड इस ओपनिंग बीटर को होती है, जो कि क्रिश्नर बीटर है। तो यहाँ से ये पेयर ऑफ पैडल और फीड रोलर की मदद से, ये पैडल है और ये रोलर है, इसकी मदद से जो फीड होती है। तो क्रिश्नर बीटर, यहाँ पे जो बीटर दिखाया गया है ये 3 ब्लेडेड बीटर है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्केचर है उसमें ये क्रिश्नर बीटर है, जिसमें कि 3 ब्लेडेड बीटर में और क्रिश्नर बीटर में ये फ़र्क होता है कि क्रिश्नर बीटर के भी 3 आर्म्स होते हैं, लेकिन उसमें ब्लेड की बजाय आगे पिंस लगी होती हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको ये पिंस लगी सरफेस के ऊपर। एक ये विंग आर्म है, एक ये नीचे आर्म है, और तीसरा आर्म साइड पे होगा, पिछली साइड पे। तो
ये यहाँ से मटेरियल ग्रिप्ड या निप्ड फॉर्म में यहाँ पे फीड होता है। उसके बाद ये जो पिंस हैं क्रिश्नर रोलर की, ये मटेरियल को स्नैच करके ओपन करके अपने साथ ले जाती हैं और ओपन मटेरियल में से जो ट्रैश है वो ग्रिड के नीचे से नीचे ले जाती है। फिर आगे यहाँ पे एक पेयर ऑफ केज रोलर लगा हुआ है। ये पेयर ऑफ केज रोलर हमारे पास जो एनटीयू में स्कचर है उसकी डायग्राम ड्रा करते वक्त आपने देखा होगा कि उसमें ये सिंगल भी हो सकती है कि ये डबल भी। ये डबल केज स्कचर है, हमारे पास जो है वो सिंगल केज है। तो उसके बाद यहाँ से जो मटेरियल ओपन होता है, ये ओपन मटेरियल, ये फाइनली ओपन टफ्ट्स जो हैं वो आगे जाके इन रोलर के बीच में से के ऊपर जब डिपॉजिट होते हैं तो ये एक ये कंडेंसिंग केजेस होती हैं। तो यहाँ पे जाके ये इनके ऊपर जाके वो जब डिपॉजिट होते हैं तो दोबारा से एक शीट फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये शीट फॉर्म यहाँ से जब ये डिलीवरी रोलर हैं, फ्लूटर डिलीवरी रोलर, ये यहाँ से लेते हैं और लेने के बाद आगे ये कैलेंडरिंग रोलर्स लगे हुए हैं। ये सरफेस है एच जो है वो गाइड प्लेट है कि इसके ऊपर से शीट गुजर के आगे कैलेंडरिंग रोलर को जाती है और नीचे ये एक फिंगर लाइक एलिमेंट है, ये इसको शर्ले फिंगर कहते हैं। तो इसके बाद मुख्तलिफ कैलेंडरिंग रोलर में से कॉम्पैक्ट होते हुए जो शीट है या वेब है वो ये लैप रोलर या लैप पिन यहाँ पे दो शेल रोलर के दरमियान में रखी होती है। तो शेल रोलर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो ये इसके ऊपर वाइंड होती है, लैप जो है वो लैप रोलर के ऊपर वाइंड हो जाती है। तो ये सारी इसकी वर्किंग है। इसको तो दूसरा जो ओपनिंग के बाद ओपनिंग और ट्रैश एलिमिनेशन के बाद जो अगला इसका फंक्शन हम इससे लेते हैं वो मटेरियल रेगुलराइजेशन का है, क्योंकि ये वाली जो इसके ऊपर लैब बननी है जाके कार्ड को जाके फीड हो जानी है। तो लैब को एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो रेगुलराइजेशन ऑफ मटेरियल भी यहाँ से होती है और इस मकसद के लिए हम पैडल और पैडल रोलर का जो कॉम्बिनेशन है वो इस्तेमाल करते हैं पियानो मोशन के साथ। तो पियानो मोशन क्या होती है ये अभी हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। लैब फॉर्मेशन इसके बाद होती है कि एंड पे जाके लैब बन जाती है और लैब बनने से पहले जो लैब है उसको कैलेंडरिंग रोलर में से गुजार के प्रेस किया जाता है। तो वर्किंग इसकी ये है कि फीडिंग यूनिट जो भी हमने देखा, शूट फीड या फीड चैम्बर या हॉपर फीडर फीड्स द स्कचर। हमारे पास जो लैब के अंदर स्कचर है उसमें यहाँ पे जो फीड होती है वो एक एक शूट सिस्टम होता है या फीडिंग ट्रंक होता है जो यहाँ पे इंस्टॉल होता है, वो मटेरियल को फीड करता है। तो उस फीडिंग ट्रंक के अंदर या शूट के अंदर एक फोटो सेल भी होता है जो कि मटेरियल का जो हाइट है वो कंट्रोल कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने मुख्तलिफ मशीनों में पीछे पढ़ा है। तो उसके बाद जो है वो आगे जो क्रिश्नर बीटर होता है इज़ यूज्ड फॉर फाइन ओपनिंग, कि वो फाइन ओपनिंग करता है क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर नीडल्स होती हैं, वो मटेरियल को स्नैच करके फाइबर्स को अपने स्नैच करके फीडिंग रोलर और पैडल रोलर के कम्बिनेशन से स्नैच करके आगे ले जाती हैं। तो इस तरीके से वो ओपनिंग होती है। फिर केज एंड डंपर, अ यूनिफॉर्म शीट ऑफ फाइबर इज़ कलेक्टेड ओवर केज, के केज के ऊपर एक यूनिफॉर्म शीट जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है। और यहाँ पे आपको डबल केज नज़र आ रही है, डुअल केज है ये एक हमारे पास, सिंगल केज है, सिंगल केज भी हो सकता है, डुअल केज भी। द केज रोटेट्स एट वेरी स्लो स्पीड, चूँकि यहाँ पे हमने कंडेंसिंग करनी है फाइबर की, फाइबर को कलेक्ट करना है तो वो स्लो स्पीड पे चलेगी तो वहाँ पे शीट बनेगी, क्योंकि इससे पीछे जो फाइबर जो है वो हाईली ओपन फॉर्म में है तो उनसे शीट बनाने के लिए इनकी स्पीड कम रखी जाती है। तो अ फैन इज़ फिटेड इन साइड द केज ड्यू टू विच सक्शन ऑफ एयर डिपॉजिट्स अ यूनिफॉर्म फलीस ऑफ कॉटन ऑन इट्स सरफेस। तो ये जो केज होती है जिसकी सरफेस जाली नुमा होती है, तो इस जाली में से चूँकि इसके एक एंड पे सक्शन फैन लगा होता है तो वो जब सक करता है एयर को तो यहाँ से ओपन मटेरियल इसकी सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है। तो डस्ट एंड शॉर्ट फाइबर्स आर आल्सो सेपरेटेड। तो यहाँ पे जब एयर सक्शन की वजह से मटेरियल या फाइबर इसकी सरफेस के ऊपर आकर डिपॉजिट होता है तो एयर सेपरेट हो जाती है, एयर परफोरेशन से अंदर पास कर जाती है, तो अपने साथ यहाँ पे डस्ट और डर्ट को भी ले जाती है कि ब्लो रूम में जब भी मटेरियल से एयर सेपरेट होगी तो कुछ ना कुछ डस्ट अपने साथ वो ले जाती है। तो अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ एयर कैन काज फॉल्स सच एज फॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल लैप। तो अगर जो एयर का फ्लो है
तो इस कंडेंसिंग केज में एक साइड पे ज़्यादा हो, एक साइड पे कम हो, तो यहाँ पे जो लैब बनेगी, एक साइड पे मटेरियल ज़्यादा डिपॉजिट होगा, एक साइड पे कम डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे जो लैब बनेगी वो कोनिकल लैब बनेगी। तो इसकी रीज़न ये होती है कि डेपोजिशन ऑफ मोर कॉटन ऑन वन साइड दैन द अदर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डैम्पर्स आर यूज्ड इनसाइड द केज टू कंट्रोल दिस फॉल्ट, कि जहाँ पे सक्शन ज़्यादा हो रही हो वहाँ पे डैम्पर जो है उसको कंट्रोल करता है ताकि इक्वल सक्शन हो। तो द सक्शन ऑफ एयर थ्रू द केज इज़ लिमिटेड एट द आउटर एंड बाई अ डैम्पर प्लेट। तो डैम्पर प्लेट जहाँ पे इनसाइड जो ये जो जालीनुमा हमारे पास केज होती है, इसके अंदर जहाँ पे जो डैम्पर प्लेट होती है वो सक्शन को वहाँ पे नहीं हो रही होती है, क्योंकि उसने ब्लॉक किया होता है। तो जहाँ पे सक्शन ना हो रही हो वहाँ पे जो लैप है वो अंदर की तरफ सक नहीं हो रही होगी, तो वो वहाँ से इजीली डिटैच हो जाएगी, और फिर ये डिटैचिंग रोलर जो है ये उस लैप को डिटैच करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इट डज नॉट रिमूव, तो द सक्शन ऑफ एयर थ्रू द केज इज लिमिटेड एट द आउटर एंड बाई अ डैम्पर प्लेट। अ डैम्पर इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर। it also it does not remove and it is always it does not move and it is always stationary. Its function is to stop the suction of the fan at the specified area of the cage, कि केज के जिस जगह पे ये डैम्पिंग प्लेट होगी वहाँ पे सक्शन नहीं हो रही होगी, और जहाँ पे सक्शन नहीं हो रही होगी वहाँ से इस साइड से हम फिर इसको लैब को इजीली रिमूव कर लेंगे। So the a cage detaching roller at the end of the damper plate removes a uniform sheet of material from the surface of the cage। ये केज की सरफेस से यूनिफॉर्म शीट या जो लैब की फॉर्म में मटेरियल आ चुका है उसको डिटैचिंग रोलर जो है वो डिटैच करके आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसमें जो फीड की रेगुलराइजेशन है वो पियानो मोशन के ज़रिए से होती है। पियानो मोशन जो है वो कंडक्ट होती है पेयर ऑफ फीड रोलर और ये जो नीचे पैडल्स होते हैं उनकी मदद से। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक बहुत ही पुराना तरीका जो हमारा जो एनटीयू में मेरा ख्याल है पुराना, बिल्कुल पुराना ब्लो रूम जो अब नहीं है वो होता था, उसके स्कचर में ये फोन ड्रम ड्राइव होती थी। अब जो स्कचर है हमारे पास अवेलेबल है वो उसमें इलेक्ट्रिक पियानो मोशन है। तो इसका मैं आपका अलहदा से एक वीडियो जिसमें हमने प्रैक्टिकल किया था और हमारे लैब के जो ब्लू रूम को जो देखते हैं सलमान वो इसको बता रहे थे, वो वीडियो मैं अलहदा से आपको अपलोड कर दूँगा ताकि आपको इलेक्ट्रिक पियानो मोशन की जो वर्किंग है वो भी पता चले। तो वेरिएशन इन फीड मटेरियल थिकनेस, तो ये करता ये है जैसा कि हमने फीडिंग डिवाइसेस में पढ़ा हुआ है कि ये जो पैडल है ये छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड होता है। ये हर पैडल इंडिविजुअली स्प्रिंग की मदद से मटेरियल को फीडिंग रोलर की सरफेस के अगेंस्ट प्रेस कर रहा होता है। तो इस प्रेसिंग को वो सेंस कर रहा होता है, और सेंस करने के बाद यानी कि मटेरियल अगर ज़्यादा थिक आ जाएगा तो ये सेंस करेगा कि मटेरियल ज़्यादा आ गया है। जब ज़्यादा मटेरियल सेंस होगा तो ये इलेक्ट्रिक पियानो मोशन में क्या है कि सिग्नल जाएगा मोटर को, और वो फीड रोलर, ये वाला जो फीड रोलर है इसके आरपीएम कम या ज़्यादा कर देगी डिपेंडिंग अपॉन के मटेरियल कम या ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मटेरियल की फीड आगे रेगुलर रखनी है। अगर यहाँ पे मटेरियल की फीड को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा इस फीड रोलर और पैडल्स के कम्बिनेशन से, तो मटेरियल जब रेगुलराइज फॉर्म में आगे नहीं जाएगा तो जो लैप है उसकी थिकनेस कम या ज़्यादा होगी। तो थिकनेस कम या ज़्यादा होने की वजह से जो लैप है वो कहीं पे थिक बनेगी कहीं पे थिन बनेगी। तो अगर लैप ही यूनिफॉर्म नहीं बनेगी तो आगे कार्ड पे जाके स्लाइवर भी यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि लैप का यूनिफॉर्म बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम पूरे ब्लो रूम में फीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये चूँकि आखिरी पॉइंट है इसके ऊपर जाके आगे लैप बन जानी है, तो यहाँ पे हम इस पैडल रोलर और इस पैडल और फीड रोलर की पेयर की मदद से हम फीड को रेगुलराइज करते हैं। तो पुराना मेथड जो कॉन ड्रम ड्राइव होता था ये बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है। तो कॉन ड्रम ड्राइव की मदद से भी हम बेल्ट्स को दो कॉन ड्रम के ऊपर शिफ्ट करके आगे पीछे शिफ्ट करके ड्राइव को चेंज करते थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक पियानो मोशन जो है इसमें इलेक्ट्रिक मोटर को सिग्नल जाता है, और जब सिग्नल जाता है तो फीड रोलर की स्पीड कम या ज़्यादा करके फीड को एक जैसा रखने की कोशिश की जाती है। तो वेरिएशन इन फीड मटेरियल थिकनेस इज यूज्ड टू वेरी द स्पीड ऑफ द फीड रोलर, के फीड होने वाले मटेरियल की थिकनेस में जो वेरिएशन होती है पेयर ऑफ फीड रोलर और पैडल उसको सेंस करके सिग्नल देता है इलेक्ट्रिक मोशन को, इलेक्ट्रिक मोटर को, जो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है हमारे लगी हुई,
तो इट इंश्योर्स इवन फीड टू द क्रिश्नल बीटर एंड फॉर्मेशन ऑफ इवन लैब। इससे क्या होता है कि क्रिश्नल बीटर को इवन फीड जाती है और इससे फिर आगे जो लैब बनती है वो भी इवन बनती है। तो इवन लैब से आगे इवन सलाइवर बनता है और इसका इफेक्ट फिर आगे एंड तक यान तक जाता है। अब जब शीट बन जाती है कंडेंसिंग केज के ऊपर और उसको डिलीवरी रोलर की मदद से डिलीवरी रोलर्स की मदद से आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ये जो शीट है ये शर्ले फिंगर के ऊपर से गुजरती है। शर्ले फिंगर जो है पूरी की पूरी शीट के नीचे जो है अलॉन्ग द विड्थ शर्ले फिंगर ग्रूव्स बना देती है लैब के ऊपर, सो दैट एयर कैन ट्रैप एंड लैब लीकिंग कैन बी अवॉइडेड ड्यूरिंग अनवाइंडिंग। ये जो यहाँ पे शर्ले फिंगर है, ये जो विड्थ है अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द शीट इसकी निचली सरफेस के ऊपर ग्रूव्स बना देती है, क्योंकि यहाँ पे जाके ये शीट कैलेंडरिंग रोलर में से जब गुजरेगी तो हाईली कॉम्पैक्ट हो जाएगी और कॉम्पैक्ट होने के बाद यहाँ पे जाके जब ये लैब के ऊपर रोल होगी तो आल्दो कि यहाँ पे हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने स्कचर के ऊपर बनती हुई लैब देखी हो तो वो बड़ी सॉफ्ट होती है। तो उसको जब कार्ड के ऊपर जाके हमने फीड करना है और उसको अनवाइंड करना है, तो अनवाइंड करते हुए अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी तो वो एक लेयर दूसरी लेयर के साथ चिपक जाएगी और अनवाइंडिंग बड़ी अनइवन होगी। उसको उससे अवॉइड करने के लिए ये जो फिंगर है ये पूरी की पूरी शीट को नीचे से ग्रूव्स इसमें बना देती है ताकि थोड़ी सी सरफेस रफ हो जाए और जहाँ पे जाके जो जब एक दूसरे के ऊपर लेयर्स इसके ऊपर वाइंड अप हों तो एक जो शीट है वो दूसरी लेयर के साथ बिल्कुल चिपके ना, ताकि अनवाइंडिंग करते हुए हमारा लैप जो है वो लैप लीकिंग ना हो। एक लेयर को उतार रहे हैं और साथ में बाकी लेयर भी जो साथ चिपक के वो अनवाइंड हो रही है। तो लैप इज़ देन पास्ड थ्रू द कैलेंडर रोलर्स टू मेक द लैप कॉम्पैक्ट। कैलेंडरिंग की जाती है ताकि लैप जो है वो थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाए। तो आफ्टर कैलेंडरिंग द लैप इज़ बाउंड ऑन अ लैप रोलर विच इज़ प्लेस्ड ओवर पेयर ऑफ शेल रोलर। और लैप रोलर या पिन रोलर जो है वो पेयर ऑफ शेल रोलर के ऊपर रखा होता है और शेल रोलर जो है और लैप रोलर नेगेटिवली ड्रिवन होता है, शेल रोलर पॉजिटिवली ड्रिवन होते हैं। ये जो दो शेल रोलर हैं ये पॉजिटिवली ड्रिवन है और इनके ऊपर जो पिन पड़ी है ये इन इन ये दो रोलर के घूमने की वजह से ये पिन घूमती है और अपने ऊपर लैप बाइंड करती है। तो इसकी जो ड्राइव है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव ड्राइव का मतलब वो चीज़ जिसको डायरेक्ट ड्राइव मिल रही हो वो पॉजिटिव ड्राइव है, जो किसी और की ड्राइव की वजह से चल रही हो जैसा कि लैप रोलर यहाँ पे वो नेगेटिव ड्राइव है। दिस मेंटेन्स द लीनियर स्पीड ऑफ द लैप एंड टेंशन मेंटेन्ड। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसकी वजह से जो लीनियर स्पीड है लैप की वो मेंटेन रहती है टू अवॉइड लैप ब्रेकेज। तो मतलब कि यहाँ पे जो शेल रोलर है इनकी जो लीनियर स्पीड है वो मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है और इनके कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि एक जैसी स्पीड पे ये पीछे से लैप लेके लैप रोलर के ऊपर वाइंड कर रहा है। अगर ये स्पीड में वेरिएशन आए, मिसाल के तौर पे अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा इनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये लैप को खींचेगा और लैप टूट जाएगी। तो इस ये नेगेटिव ड्राइव का एक पॉजिटिव ये है कि ये लीनियर जो इसकी स्पीड है उसको कांस्टेंट रखता है। तो जैसा कि हम क्लास के प्रैक्टिकल्स में हमने पढ़ते हैं कि जो रोलर की स्पीड होती है एक रोटरी स्पीड होती है, एक लीनियर स्पीड होती है। तो रोटरी स्पीड जो है वो जैसे जैसे रोलर का डायमीटर ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे बदलती जाती है, लेकिन जो लीनियर स्पीड है वो उसके डायमीटर पर डिपेंड करती है, क्योंकि रोटरी स्पीड जो है वो पाई डी एन अगर उसको करें तो फिर वो लीनियर स्पीड बनती है। तो चूँकि डायमीटर इसमें चेंज हो रहा होता है तो जैसे जैसे डायमीटर ग्रो करता है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी चेंज होती जाती है। तो इस वजह से लैप रोलर जो शेल रोलर है उसकी लीनियर स्पीड चूँकि मेंटेन रहती है तो इस वजह से जो लैप ब्रेकेज है वो नहीं होता और एक जैसी स्पीड के ऊपर लैप रोलर के ऊपर लैप वाइंड अप हो रही होती है। तो लैप लेंथ मैकेनिज्म कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ द लैप। यूजुअली 30 से 60 यार्ड की लैप जब वाइंड अप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो लैप है वो डॉफ हो जाती है और ये हमने प्रैक्टिकल में भी देखा था कि किस तरीके से जब लैप मुकम्मल हो जाती है तो वो डॉफ हो जाती है और उस ऑटोमेटिक डॉफ में
जो फिर नीचे एक रिज़र्व में लैप रोलर या पिन रोलर पे पड़ा होता है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आता है शेल रोलर के ऊपर। और इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है लैब में प्रैक्टिकल करते हुए, ये मैं अलग से अपलोड कर दूँगा। तो लैब काउंट इज़ यूजुअली 15 आउंस, 15 आउंस कम या ज़्यादा भी हो सकता है। हमने लैब का काउंट चेंज करने का प्रैक्टिकल भी लैब के अंदर किया था, जिसमें हम फीड रोलर की स्पीड को चेंज करते हैं तो ड्राफ्ट चेंज हो जाता है फीड रोलर के दरमियान, फीड रोलर और शेल रोलर के दरमियान। तो वहाँ से हम लैब का काउंट भी हमने चेंज करने का प्रैक्टिकल लैब के अंदर किया था कि 2 डिफरेंट फीड रोलर की स्पीड के ऊपर हमने लैब्स बनाई थी और इसका काउंट हमने देखा था। तो स्कचर प्रोडक्शन इस तकरीबन 400 से 600 पाउंड्स पर आवर। तो उसके बाद हमारा ये थी हमारी स्कचर की वर्किंग। स्कचर के ऊपर जब लैब बन जाती है तो उस लैब को अब आगे आपने फीड करना होता है कार्ड पे। तो कार्ड को फीड देने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो यही जो हमने अभी पढ़ा कि जो स्कचर के ऊपर लैब बन गई वो ही लैब आप कार्ड के ऊपर जाके इंस्टॉल कर देते हैं। और दूसरा जो है मॉडर्न तरीका है जिसमें स्कचर इस्तेमाल नहीं होता बल्कि फ़ाइन क्लीनिंग जोन में 60 रोलर वाली या ओपनिंग रोलर वाली मशीन्स आप यूज़ करते हैं और वहाँ से न्यूमेटिकली मटेरियल को डायरेक्ट आप कार्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो हम एक अलग से वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है वो सारे जोन्स कंप्लीट हो चुके हैं जो हमने यहाँ पे ये देखे थे। यानी हमने बेल ओपनिंग जोन को भी डिस्कस कर लिया, कोर प्री क्लीनिंग या कोर्स क्लीनिंग जोन, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग जोन, और उसके बाद फाइन क्लीनिंग जोन की मशीनों को भी डिस्कस कर लिया। और इसमें हमने ओल्डर ब्लो रूम लाइन्स की मशीन्स भी डिस्कस की और न्यू ब्लो रूम लाइन में जो मशीन्स आ रही हैं वो भी डिस्कस की। इनके साथ कुछ और मशीनें होती हैं ब्लो रूम की इंस्टॉलेशन में जो हो सकती हैं, जिनमें डस्ट रिमूवल की मशीन है, फॉरेन मटेरियल सेपरेशन की मशीन है और मेटल वगैरह रिमूव करने की, फायर वगैरह सेफ्टी की कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसा कि फायर को डिटेक्ट करके उसको रिमूव करना और फिर मेटल्स वगैरह को रिमूव करना। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी ये भी देखेंगे।